नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अनुराग सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। किसानों ने सोशल मीडिया पर चलाया अभियान कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ किए ट्वीट्स। हर महीने की 6 तारीख को चलाते हैं अभियान। पंजाब में 5 साल बाद लौटा कपास में सफेद मक्खी लगने का खतरा। मानसा, फाजिलका और भटिंडा में पौधे पर दिखी मक्खियां। कृषि निदेशक सुतांतर ईरी ने कहा, अभी नहीं है घबराने की जरूरत। किसानों की समस्या सुलझाने के लिए एमपी में बनी कैबिनेट समिति। कृषि मंत्री कमल पटेल समेत 11 मंत्री होंगे सदस्य। मुख्य सचिव को बनाया गया समिति का सचिव। बिहार के कटिहार में मिर्च किसानों पर तिहरी मार। कोरोना लॉकडाउन के बाद बाढ़ बारिश ने बचाई तबाही। खेतों में खड़ी हरी मिर्च की पूरी फसल सूखी। किसानों ने 6 अगस्त को एक बार फिर कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया। 3 महीने से किसान हर महीने की 6 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। इसके तहत किसानों ने शाम 4 बजे कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ ट्वीट्स किए। देखते ही देखते यह हैशटैग ट्विटर ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया। किसानों ने अपने आंदोलन के लिए 6 तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में इसी दिन 6 किसानों को पुलिस की गोली से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह आंदोलन भी कर्जा मुक्ति और फसलों के सही दाम के लिए हो रहा था। हालांकि ये सवाल लगातार मजबूत होता जा रहा है कि ऐसे डिजिटल आंदोलन से सरकार पर किसानों की बातों को मानने के लिए कितना दबाव बनेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जय किसान आंदोलन के नेशनल कन्वीनर अविक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। किसानों की सबसे बड़ी मांग कर्जा मुक्ति के लिए आपका संगठन 3 महीने ट्विटर पर आंदोलन कर रहा है। अब तक इसका क्या असर पड़ा है? क्या सरकार सुन भी रही है? मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि सरकार सुन रही है। वैसे तो ये सरकार जो है इस वक्त ये गूंगा बहरा अंधा भी है, लेकिन सोशल मीडिया ज़्यादातर लोगों तक आजकल मैसेज पहुंचाती है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसान की फसलों की दाम सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, देश का खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है। और जो मध्यम वर्ग के लोग और ट्विटर पे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, इनको हम सूचित कर रहे हैं, इनको हम शिक्षित कर रहे हैं कि किसान की मुद्दा क्या है। और जो दसियों हजारों ट्वीट्स होते हैं उसमें इतने सारी इंफॉर्मेशन रहता है। तो शुरू तो हमने इसलिए किया था कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, जो किसान नहीं है वो भी जाने किसान की क्या मुश्किल हो रही है और उससे आने वाला खाद्य के ऊपर संकट क्या आने वाला है। अब ये 3 महीना लगातार होने के बाद ये ज़रूर है कि देश के ज़्यादातर लोग जो कम से कम ट्विटर पर हैं जी, उनको ये समझ में आ गया कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम किसानों के साथ हो रहा है और वो जाके दबाव बनेगी सरकार के ऊपर, ऐसा हमारा समझ है। जी, जून से लेकर अब तक कई जगहों पर किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी बातों पर गौर नहीं किया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस ट्विटर एक्शन का सरकार पर कोई असर भी पड़ेगा? हम सबका ये समझ है और मानना है कि आगे चलकर डिजिटल मीडियम पर जो आंदोलन होंगे वो सारे राजनीति को और ज़्यादातर कृषक राजनीति को संपूर्ण चेंज ला। तो आज हम ट्विटर पर देख रहे हैं, कल फेसबुक पर देखेंगे, परसों इंस्टाग्राम पर होगा। इस तरह का लगातार आंदोलन जो जनमत सृष्टि करता है, इसका बहुत बड़ा असर हर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, हर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, ऐसा हमारा समझ है। और ज्यादा समय देखना नहीं होगा आने वाला 2-3 महीने में, क्योंकि कोरोना और लार्ज पब्लिक गैदरिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, कोरोना और गैदरिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो 6 महीना 12 महीना आगे चल के यही प्रोटेस्ट का एकमात्र रास्ता रहेगा और ये प्रोटेस्ट सुना जाएगा, ये हमारा विश्वास। चलिए, काफी आप पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बात सुने भी। ट्विटर एक्शन का मेन मुद्दा जो है वो है कर्जा माफी और पूरा दाम। एमएसपी को लेकर जो शंका माहौल देश के अंदर है, एमएसपी तो अभी भी नहीं मिल रही है। चना किसान, मक्का किसान, प्याज के किसान, दूध के किसान भी सभी परेशान हैं। इन मुद्दों को इस मुहिम में क्यों नहीं शामिल किया जाता है?
इस मुहिम में सारे मुद्दे शामिल हैं। जी। एआईकेएससीसी का जो 2 बिल पार्लियामेंट में हम लोग पेश किए थे 2018 को, उसमें किसान का डेफिनेशन था, ये जितने भी वर्ग आपने बताया, चाहे मक्के का किसान हो, चाहे दूध का किसान हो, किसान का मतलब कोई भी प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर, और उनका सुरक्षा के लिए, उनका आय का सुरक्षा के लिए ये कानून एआईकेएससीसी ने बना के लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन में पेश किया। अब ये दुख की बात है कि सरकार आई गई, लेकिन वो एक्ट जो है, बिल्स जो है, उस पर चर्चा करने के लिए 10 मिनट भी सदन निकाल नहीं पाई। खैर वो छोड़ दीजिए, लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं ये शामिल है। और महाराष्ट्र में इस वक्त जो दूध का आंदोलन चल रहा है वो एआईकेएससीसी के बैनर तले और भी संगठन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एआईकेएससीसी आंदोलन करता है, लेकिन एआईकेएससीसी सब आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। जी। आपने मक्का की बात उठाया, मैं व्यक्तिगत रूप में मैं इस वक्त कलकत्ता से आपसे बात कर रहा हूं। यहाँ से 700 किलोमीटर दूर उत्तर बंगाल में, उत्तर दिनाजपुर जिले में एक मक्के की बहुत बड़ा आंदोलन चला रहा हूं। बिहार में भी ये इस वक्त चल रहा है। जी। तो एआईकेएससीसी सारे आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, और ये सब मुद्दे जो हैं, ट्विटर के जो कैंपेन है कर्जा मुक्ति पूरा दाम में अंतर्गत। जी, इस बार आम जनता से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की गई थी। वैसे देखा जाए तो जहां एक तरफ किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी तरफ कंज्यूमर के रूप में जनता को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बावजूद आम जनता और किसान के बीच एक डिसकनेक्शन है। दूरी क्यों है? इस दूरी को कैसे खत्म किया जा सकता है? ये दूरी तो पॉलिसी का एक फेर है। इनफैक्ट ये दूरी जानबूझकर बनाया गया है। शहर गांव का उत्पादन खाता है, ये बात तो सभी जानता है, ये सरल है। लेकिन शहर को सिखाया जाता है कि गांव बहुत बुरा है, उसकी ओर आंख उठा के मत देखो। और गांव को समझाया जाता है सारे सुख जो है, स्वर्ग जो है, शहर में है। तो ये दोनों वर्ग को, शहर वाले और गांव वाले को अलग रखना सरकारों की नीति है। ये कोई एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और इस दूरी को अभी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा जी। क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी के ऊपर अटैक आने वाला है, जो 3 ऑर्डिनेंस लाया है मोदी सरकार, उससे इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ने वाला है कि शहर के कंज्यूमर अभी बहुत जल्द सीख जाएगा, समझ जाएगा कि इस देश के किसान का उत्पादन कितना इंपॉर्टेंट था। जी। और मेरा बिल्कुल समझ है कि देश के कंज्यूमिंग क्लास जो है, खाना जो खाते हैं लेकिन उत्पादन नहीं करते हैं, वो बहुत ही जल्दी किसान आंदोलन के साथ पूरे तरीके से जुड़ेगा। बिकॉज ये उत्पादन और खाना का कंजम्पशन, ये दोनों इंटरलिंक्ड है और ये जल्दी ही सामने आ जाएगा, आंदोलन में भी शामिल हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अविक शाह जी। और अविक शाह जी वो सोच है जो पूरे डिजिटल आंदोलन के पीछे की सोच है, और किसानों के लिए एक डिजिटल आंदोलन पिछले 3 महीने से छिड़े हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में किसानों का बेमियादी धरना जारी है। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में इन किसानों ने बुधवार को जिले की सभी तहसीलों में प्रदर्शन किया। इन किसानों का कहना है कि खरीफ सीजन 2019 से ही वो लगातार किसान बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, टिड्डियों के हमले, कोरोना और लॉकडाउन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए बिजली बिल चुकाने की हालत में नहीं है। ये किसान बकाया बिजली बिलों की वसूली पर रोक लगाने, अगले 6 महीने का घरेलू और कृषि कनेक्शन का बिजली बिल माफ करने, कृषि कनेक्शन पर हर महीने मिलने वाली 833 रुपए की सब्सिडी को दोबारा बहाल करने जैसी 12 मांगे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए कैबिनेट समिति का गठन किया है। इसमें नरोत्तम मिश्रा हैं, गोपाल भार्गव, तुलसी सिलावट, कमल पटेल समेत 11 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। राज्य के मुख्य सचिव को समिति का सचिव बनाया गया है। पंजाब में कपास की खेती पर 5 साल बाद व्हाइट फ्लाई के हमले का खतरा मंडराने लगा है। मानसा, फजिल्का और भटिंडा जिलों में कपास की फसलों पर व्हाइट फ्लाई देखी गई थी, इसलिए इसका प्रकोप दूसरे हिस्सों में फैलने की आशंका भी बढ़ गई है।
इसने किसानों की चिंता को और बढ़ा दिया है क्योंकि 2015 व्हाइट फ्लाई ने कपास की फसलों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। इस बार खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बीते 3 साल में अगर हम देखें तो बीते साल की अगर हम बात करें तो 3,52,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस साल लगभग 5 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती हुई है। व्हाइट फ्लाई के खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को अलर्ट रखने और किसानों को जरूरी सलाह देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल व्हाइट फ्लाई कपास की पत्तियों के नीचे तेजी से पनपती है और ये तब तक नहीं मरती है जब तक कीटनाशक का सीधे सीधे इनके पर छिड़काव ना हो। कृषि विभाग ने इसके नियंत्रण के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करने का सुझाव दिया है। हालांकि किसानों की शिकायत ये है कि कृषि विभाग की ओर से बताई जा रही दवाइयां सफेद मक्खी पर बेअसर हो रही हैं। इस मुद्दे पर कृषि विभाग के डायरेक्टर सुनतार से बात की हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर ने। इस वक्त हमारे साथ पंजाब के डायरेक्टर एग्रीकल्चर सुतांतर जी हैं। सर, आपने पंजाब में जिन एरिया में कपास की खेती होती है उनका दौरा किया है, आपको ज़मीनी स्तर पर क्या देखने को मिला? क्योंकि जिन किसानों से हमने बात की है उनका कहना है कि काफ़ी सालों बाद, यानी कि 4-5 सालों बाद व्हाइट फ्लाई आ चुकी है खेतों में। मुझे मानसा डिस्ट्रिक्ट से ये मैसेज मिला था, जो पता चला था, तो मैंने अकॉर्डिंगली मानसा डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट एरिया में जाके करीब 6 गांव में मैं गया और देखा क्रॉप को बड़ी डीपली, सभी अपनी टीम के साथ, हमारे उस डिस्ट्रिक्ट के मुख्य कृषि अधिकारी और साथ में हमारे कृषि अफसर जो अधिकारी हैं वो उनको भी साथ लेके और फार्मर्स को वहाँ साथ में लेके पूरा हमने विज़िट किया, देखा। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई देख के। हमारी फसल बहुत अच्छी है, पिछले साल से उसकी ग्रोथ करीब 1.5 गुना से भी ज़्यादा है और बड़ी क्लियरली मैं देखा है, बड़ा क्लियरली मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस बार हमारे जो उपज है पिछले साल से ज़्यादा होगी। और जब कीड़े की बात करूँ, बड़ी क्रिटिकली हमने चेक किया है। देखो, यदि कोई कीड़ा वहाँ है, हमें उसका लेवल देखना है, उसकी पॉपुलेशन देखनी है। क्या वो पॉपुलेशन उस इतनी है कि हमारे नुकसान कर सके? जब तक व्हाइट फ्लाई, 6 व्हाइट फ्लाई पत्ते के नीचे हमें ना दिखें, तब तक हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। 6 ही गाँवों में मैं गया हूँ, अलग अलग एरिया में, ढूंढे, देखे, क्रॉप को फार्मर्स के साथ होके देखा। 1-2 जगह सिर्फ 2-2 मिले, बाकी काफ़ी जगह पर कोई मिला ही नहीं। सो कोई ऐसी बात नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से किसान के मन में आ गया या कि कैसे हो गया। ये भी जो 1-1, 2-2 मिले हैं, कारण है पे 15 दिन लगातार बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने के कारण कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि थोड़ा वाइट फ्लाई भी अवेलेबल होती है, मगर बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी फसल बहुत अच्छी है और कोई किसी किस्म की कोई वाइट फ्लाई उस लेवल पे नहीं है कि हमारा नुकसान कर सके। सर, लेकिन 4 साल तक तो जो रिकमेंड सरकार की तरफ से स्प्रे की गई थी, किसानों का कहना है कि वो काम किया अच्छे से, लेकिन अब 5 साल में वाइट फ्लाई आ रही है। उनका कहना है कि जो सरकारी स्प्रे है वो काम नहीं कर रही है। इसके पीछे क्या मानते हैं? देखो, सरकारी स्प्रे कोई नहीं है। हमारा क्या है, हमारी पंजाब कृषि जो यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी है, PAU, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो बाकायदा रिसर्च करते हैं जी। और रिसर्च करके अपने टेक्निकल पे कौन सा टेक्निकल हमने यूज़ करना है, दवाई यूज़ करनी है, वो किसानों को बताते हैं। हमने उसकी एडवाइजरी बना के, पम्फलेट छपवा के किसानों तक भेजे हुए हैं, पहुंचाए हुए हैं। हमारे कृषि अधिकारी, हमारा स्टाफ भी किसानों को गाइड करता है, मगर हम साथ में किसानों को ये भी एडवाइजरी देते हैं, ये भी बताते हैं, लगातार यदि आप एक ही टेक्निकल की स्प्रे करते रहोगे तो कई बार
उस कीड़े पर उस दवाई का असर होना कम हो जाता है। मैं कहता हूं कि पहले तो ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं है कि हमें स्प्रे करने की ज़रूरत है। सुतांतर कुमार एरी जी जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि जिन एरिया में पंजाब में कपास की खेती होती है वहाँ पर वाइट फ्लाई जरूर पहुँची है, लेकिन जितनी संख्या में पहुँची है उससे किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर। व्हाइट फ्लाई के खतरे के बीच नकली कीटनाशक किसानों की परेशानी बढ़ रही है। पंजाब में 2015 में व्हाइट फ्लाई से कपास किसानों को जो नुकसान हुआ था उसमें नकली कीटनाशकों की भी बड़ी भूमिका रही थी। इससे किसानों का खर्च तो बढ़ गया लेकिन कीटों पर नियंत्रण नहीं हो पाया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के मुताबिक भारत में हर साल 3400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कीमत की नकली दवाएं और कीटनाशकों की बिक्री होती है। इतना ही नहीं, नकली या खराब क्वालिटी के एग्रोकेमिकल्स का ये बाजार सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है। पंजाब ही नहीं, मध्य प्रदेश के किसान भी नकली खाद और बीज और इसमें मिलावट से परेशान है। यहाँ पर कृषि विभाग ने इसके खिलाफ अभियान चला रखा है। इसके तहत अब तक 71 खाद बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, जबकि 50 दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 22 खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर दोहराया कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले, किसानों को नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाइयाँ देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनकी सैंपलिंग की जाए। और उसी का परिणाम है कि 71 खाद बीज दवाई के विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए हैं, 50 के हमने निरस्त किए हैं लाइसेंस और 22 पर एफआईआर दर्ज कराई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हिमाचल में शिमला के किसानों को तूफान, भारी बारिश और ओला से भारी नुकसान का खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ा है। इससे मक्का और टमाटर जैसी फसलें चौपट हो गई हैं। वहीं किन्नौर जिले में बादल फटने से सेब के बागान को नुकसान पहुंचा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से पहले से नुकसान झेल रहे किसानों ने इसका नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मदद की अपील की है। तूफान जो कल आया इससे बिल्कुल तहस महस नुकसान हुआ, जो कि मक्की कोई भी नहीं, टमाटर तक भी नहीं रहे, नीचे गिर गए। और सरकार से आग्रह है कि भाई हमारी कोई मदद की जाए। चोलिंग के साथ में एक नाला है, रुरंग नाला, उसके साथ में जो है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, बादल फटने की बात हो रही है, तो उससे काफ़ी लोगों की ज़मीनों को नुकसान हुआ है। एक तरफ देश के कई इलाकों में ज़्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई राज्य सामान्य से कम बारिश का सामना कर रहे हैं। अगस्त के पहले हफ्ते के आंकड़ों की बात करें तो अब तक राजस्थान में सामान्य से 33% कम, तो गुजरात में 53%, एमपी और यूपी में 36% उत्तराखंड में 34% कम बारिश हुई है। इससे इन इलाकों में फसलों की सिंचाई का खर्च बढ़ गया है। कोरोना महामारी, लॉकडाउन और इसके साथ बाढ़ बारिश की आफत। बिहार के कटिहार में मिर्च की खेती करने वाले किसानों को इन दिनों इस तिहरी मार्ग से जूझना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़, बारिश और इसके चलते हुई तबाही का खामियाजा सीधे तौर पर किसानों को उठाना पड़ा है। कटिहार में मिर्च की खेती तबाह हो चुकी है। लगातार बारिश के बाद निकली तेज धूप के चलते मिर्च की पूरी फसल ही झुलस गई है। जब शुरुआती दौर था उस समय जो है मिर्चाई बिक नहीं पा रहा था, 2 रुपया केजी तोड़ने के लग रहा था, 2 रुपया बिक्री था, हम लोग का कुछ नहीं बच रहा था। जब जो है मिर्चाई का भाव बढ़ा, जब सोचे जो कुछ पैसा आमदनी हो जाएगा कोरोना के दौर में, अभी जो है बारिश के कारण अब मिर्चाई जो है सूख गया। 40 हज़ार रुपया लागत लग जाता था मिर्चाई में जो है। अब क्या कीजिएगा, मिर्चाई सूख गया? अब सूख गया, अब खत्म है, अभी जो है कुछ नहीं लगेगा, बरसात के बाद कुछ लगेगा इसमें जो है। मिर्चाई सब सूख गया। जिस समय मिर्चाई फल रहा था उस समय मिर्चाई बिक नहीं, 2 रुपया 3 रुपया किलो बिक रहा था। उसके बाद बारिश नहीं लगा, मिर्चाई सूख गया। उसके बाद अभी मिर्चाई का दाम बढ़ गया, 30 रुपया 35 रुपया बिक रहा है। पूरा सारा सूख गया, मिर्चाई लाल लाल हो गया पक के खेत में।
कटिहार और मुजफ्फरपुर में बुलेट मिर्च की खेती करने वाले किसानों को इस साल लगातार चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। पहले लॉकडाउन के चलते मिर्च को 2 से 3 रुपए किलो के भाव में बेचना पड़ा। फिर जब दाम अच्छे हुए तो बारिश बाढ़ ने फसल ही चौपट कर डाली। पौधे सूख चुके हैं, उसमें लगी मिर्च सूख कर लाल हो गई है। हालांकि कृषि विभाग की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि किसानों को मिर्च प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दिलाकर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। सब्जी उत्पादक ग्रुप के माध्यम से हम लोग किसानों को समूह के माध्यम से जोड़कर और उनको प्रशिक्षण के द्वारा जो उनका सब्जी अगर मार्केट नहीं मिलता है या बाढ़ से क्षति हो रहा है तो उसके पहले उसको अगर वो प्रिजर्व करके रख लें तो उनको जो क्षति होता है उससे नुकसान से बच जाएंगे। सब्जी उत्पादक जो ग्रुप है, समूह है, अगर उसको मूल्य संवर्धन किया जाए तो उससे आने वाले समय में उनको काफ़ी लाभ मिल पाता है। ये भरोसा तो ठीक है, लेकिन किसानों को कब ट्रेनिंग मिलेगी, वो कब मिर्च की प्रोसेसिंग करेंगे और कब उसे बाजार में बेच पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर वो बची कुची मिर्च को बेच भी ले गए तो क्या बगैर किसी सरकारी सहायता के इस साल हुए नुकसान की भरपाई हो जाएगी? बिहार के कटिहार से असदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजना पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दल बीजेपी ने इसे पुरानी योजना बताया है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ योजनाओं का नाम बदल रही है। वहीं भूपेश बघेल सरकार का कहना है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बंद होने के बाद इस नई योजना को लाया गया है। इसके तहत तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले परिवारों के मुखिया की अगर 50 साल की उम्र से पहले सामान्य मौत होती है तो 2 लाख रुपए और हादसे में मौत होने पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना लाई गई थी, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें आधा आधा प्रीमियम LIC को देती थी, लेकिन बीते साल अगस्त में योजना को बंद कर दिया गया था। वास्तविक में जो योजना पहले से चल रही है उस योजना का केवल नाम परिवर्तन किया गया है। वैसे कांग्रेस के शुरू से रही है कि उन योजनाओं का नाम परिवर्तन करना। केंद्र सरकार ने विगत 1.5-2 साल से अपनी बीमा की योजना जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके लिए बंद कर दी है और लगातार हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि उन गरीबों के लिए जो तेंदुपत्ता संग्रहण का काम करते हैं उनके लिए बीमा योजना चालू किया जाना चाहिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ भाजियों का गढ़ भी है। अब इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने चौलाई की 2 और नई किस्में विकसित की हैं। इनका नाम है CG लाल भाजी 1 और CG चौलाई भाजी 1। इन्हें लगभग 6-7 साल के शोध के बाद तैयार किया गया है। ये किस्में न सिर्फ जायके में लाजवाब हैं, बल्कि सामान्य भाजी के मुकाबले इनका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा है। इनकी प्रति एकड़ पैदावार 140 कुंटल है, जो सामान्य किस्मों के मुकाबले 43% ज़्यादा है। इसे किसान 1 महीने में ही 70,000 प्रति एकड़ की कमाई कर सकते हैं। तो ज़्यादा उपज देने वाली चौलाई की अब 2 नई किस्में आ गई हैं और इसका उत्पादन भी 43% ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ लाल भाजी 1 और छत्तीसगढ़ चौलाई 1 का किस्म का विकास किया गया है। यह दोनों किस्म अपने आप में बहुत विशेष हैं। इनके बहुत ही तेज़ी से विकास करती हैं और जो मौजूदा जितनी भी किस्में हैं उनसे करीब 20 से 40% तक अतिरिक्त उपज देती है। साथ ही साथ यह किस्म जो है प्रमुख कीड़े बीमारियों के प्रति भी सहनशील है और इसमें निम्न कीड़े बीमारियां आती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।